हेलो। हेलो बच्चा पार्टी, आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? गुड इवनिंग सर। यस वेरी सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग अब्जर्व। बाकी लोग कहाँ हैं? इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। एग्जाम्स वगैरह स्टार्ट हो गए आप लोगों के स्कूल में? नहीं हुए अभी? सर दोबारा शुरू होंगे 18 से। सर 23 से है। 23 से हैं। ओके। तो कितना सिलेबस आ रहा होगा उसमें? फर्स्ट हम मन का फर्स्ट पूरा टर्म याद में टर्म वन का पूरा, मतलब जो उन्होंने सेग्रीगेट करके दे रखा है वही है ना सारा? यस सर। है सर। ओके। मैथ्स में चल, इंटीग्रेशन से पहले का। यानी फर्स्ट बुक। यस सर। और एलपीपी भी है। LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग। चलो, करते हैं अपना स्टार्ट। तो हम आई थिंक ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी तो हमने कर ली होगी शायद। उससे आगे चलते हैं। शो हो रही है बेटा स्क्रीन? यस सर। यस ओके, सर। ठीक है। तो एक आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी से आप मतलब समझते हो पीरियड पर चलता है सीधा सीधा। तो कोई बच्चा मुझे बताएगा साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? 2 पाई। 2 पाई। कॉज एक्स का? 2 पाई। 2 पाई। ऊपर। ओके, साइन स्क्वायर एक्स का? आप लोगों ने बोला पाई। कि पाई। साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, और कॉस 2x का भी पीरियड जो है 2 पाई होता है। मैंने आपसे पूछा कि अगर साइन स्क्वायर एक्स के पीरियड की बात की जाए तो आप कह रहे हो पाई। मैं आपसे कॉस साइन मॉड ऑफ एक्स का पूछ लूं, अब बताओ। इसका पाई होता है। इसका भी पाई होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं टेन एक्स का क्या होता है? पाई। पाई। इनका भी पाई होता है, ठीक है। तो आपको लगभग पाई पीरियड सबके मालूम है। ओके, कोई बच्चा मुझे ये बताओ इसका पीरियड कितना होता है? 1। 1। कैसे पता वन। लगता है इसका पीरियड 1 है? सब आप 1 से के कर बाद सकते हैं, फिर एक्स रिपीट। प्लस वन भी कर सकते हैं। इसके बाद वो रिपीट हो जाता है, ऐसे ही कुछ होता है ना? यस। ओके। इसका पीरियड मालूम होता है क्या हमें? दूसरी पीरियड है ही नहीं पीरियोडिक। ये क्या है? नॉन पीरियोडिक है, क्योंकि सेम पोजीशन पर रिपीट नहीं होता ना, सेम सर्टेन तरीके से। चलो कोई बात नहीं। तो अगर इतना मालूम है तो हमें यही देखना है अभी, साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, कॉज एक्स का पीरियड 2 पाई, टेन एक्स का पाई, साइन स्क्वायर एक्स का पाई, साइन मॉड ऑफ एक्स का मॉड ऑफ साइन एक्स का पाई। अब ये चीज जो साइड में लिखी हुई है, राइट मोड साइड में, ये ये सब मैं पहले भी बता चुका हूँ और आपने फंक्शन में भी पढ़ी होगी। सिंपल मैं अगर कहूँ कि इनसाइड फंक्शन, ये इनसाइड फंक्शन है, ये इनसाइड फंक्शन है, तो एक सिंपल सी बात कह दूं आपसे, जो भी इनसाइड होता है अंडर फंक्शन होता है वही आंसर होता है। जैसे आप देखो यहाँ पे क्या है, पीरियोडिक फंक्शन इनसाइड है तो ये पीरियोडिक आंसर है। ये नॉन पीरियोडिक बाहर अंदर है तो ये नॉन पीरियोडिक आंसर है। नॉन पीरियोडिक अंदर है तो नॉन पीरियोडिक आंसर है। पीरियोडिक अंदर है तो पीरियोडिक आंसर है। क्या याद हो गया आसानी से ये? यस सर। ओके, यस सर। तो इस तरीके से हमने कर लिया याद। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें ऑब्वियस सी बात है पढ़ना है। तो पहली प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी हुई है कि जीरो से एन टी है, यानी जीरो से लेके एन टाइम्स ऑफ टी। और टी क्या होगा यहाँ पर? हमारा पीरियड होगा। दिस इज पीरियड। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो कि टी पीरियड हो और एन कोई इंटीजर हो, तो जीरो से अगर एन टी तक गया है तो एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। और ये इसको लिख सकते हो एन टाइम्स, यानी एन बोले तो इंटीजर टाइम्स 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स। और यहाँ प्योरली एन क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, तभी ऐसा हो पाएगा, अदरवाइज ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक।
अब ये कहीं ना किसी तरीके से तो आया ही होगा। कैसे आया होगा इस पे बात कर लेते हैं। अब कोई पीरियोडिक फंक्शन है तो पीरियोडिक फंक्शन प्रोबेबली कुछ ना कुछ एक सेम टाइप की शेप्स जो है बार बार बनाता है। तो मैंने कहा कि कोई पीरियोडिक फंक्शन है और वो सेम टाइप की जो शेप है कुछ इस तरीके से मान लीजिए बनाता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कुछ ऐसा, ये झोपड़ी पर झोपड़ी में रखता जा रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और ये एन टाइम्स तक रखता जा रहा हूं मैं, कितनी बार, एन बार। तो ये तो आपका हो गया टी, ये हो गया 2t, ये हो गया 3t, ये हो गया 4t, और लास्ट में ये हो गया एन टी। तो मैं क्या करूंगा, मुझे फाइंड करना है एरिया। अब एरिया फाइंड करने का तरीका क्या है, एरिया फाइंड करने का तरीका है कि मैं इसका एरिया निकालूं, इसका एरिया निकालूं, इसका एरिया निकालूं, सबका एरिया निकालना है। तो मैं एन टी करके निकालूं, या फिर मैं सिर्फ इस इतने हिस्से का एरिया निकाल लूं, जीरो से लेके टी तक एरिया निकाल के, और उसको क्या कर दूं, एन टाइम्स कर दूं। क्या ये बात चल जाएगी? क्लियर है बच्चों? तो मैं यस सर। एन टाइम्स कर दूंगा, तो उसी के थ्रू ये प्रॉपर्टी आपकी बनी है। तीन प्रॉपर्टी होती है, दूसरी प्रॉपर्टी रखने जा रहा हूं, इसकी फोटो देख लीजिए आप। यही फोटो शायद मैंने बनाई है और यही फोटो यहां पर होती है, यानी कि ये एन टाइम्स है तो एन टाइम्स कर दिया, एन टाइम्स ऑफ दिस। ओके, अगला। अब a प्लस टी, यानी a से स्टार्ट हुआ और a प्लस टी तक गया, एफ एक्स, इसको आप लिख सकते हो जीरो से लेके टी एफ एक्स डी एक्स। अब ये कैसे? तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि भाई मान लीजिए आपका कोई शेप है कुछ इस तरीके से और फिर इस तरीके से, लेकिन जो हमने एरिया निकालना है वो एरिया हमें यहां से यहां तक निकालना है, यहां से लेके यहां तक। तो ये जीरो से है और ये आपका ए है, ये आपका टी होगा और ये आपका ए प्लस टी होगा। तो अगर मैं ए से, मेरा ये एरिया है, ये एरिया निकालना है, तो मैंने क्या लिया, ए से ए प्लस टी तक लिमिट ली, यानी यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक गया। तो मैं ये एरिया ना निकाल के मैं ऐसा भी तो कह सकता था कि ये जो स्टिकर लगा हुआ है यहाँ पर, ये वाला जो स्टिकर है, इस स्टिकर को उठा के मैं यहाँ पर प्लेस कर दूं कि उतना ही तो है, ये सेम शेप एंड साइज का है, तो इसका मतलब ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। और ये वाला कंप्लीट हो गया तो जीरो से टी निकाल ले रहा हूं मैं। क्या ये बात सबको क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है, तो जो कमी यहां पर थी वो कमी यहाँ पे फिल कर दी, तो जीरो से टी हो गया, तो उससे ये वाली प्रॉपर्टी बनी है। तो फोटो दिखा देता हूं, ये देख लीजिए फोटो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी है ये वाली है, ये यूजलेस प्रॉपर्टी है, कहीं कोई क्वेश्चन नहीं आता, कुछ नहीं आता। ठीक है, तो एन टी से लेके एम टी तक है एफ एक्स एम माइनस एन, जीरो टू टी हो जाएगा। तो देखेंगे आगे कहीं कोई क्वेश्चन वोश्चन आएगा तो करेंगे इसकी। अब बढ़ रहे हैं क्वेश्चन की तरफ, भाई क्वेश्चन तो आना ही चाहिए हमें। तो ये रहा क्वेश्चन। तो सारा खेल किस चीज का है, सारा खेल है पीरियड पता करने का। अब इंटरेस्टिंगली देखिए, यहां पर पीरियड पाई से 10 पाई है। तो अगर पाई से 10 पाई है तो मैंने सेकंड प्रॉपर्टी का यूज किया, और सेकंड प्रॉपर्टी के यूज से मैंने इसको क्या कर दिया, जीरो से लेके 9 पाई कर दिया। क्या इस बात से किसी को ऐतराज है या नहीं, ये बता दो मुझे पहले। नो सर। क्या- तो यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब मुझे सभी बच्चे एक बात नो सर। बताओ, ये जो पार्टी है इसका पीरियड कितना है? पाई है, तो फाइव। यानी पाए। मेन चीज है ये। इसमें लिमिट में हमें यही चीज ढूंढनी होती है। तो जीरो से लेके 9 और पाई, पाई मैंने अलग कर दिया, इसका मतलब ये क्या मिल गया मुझे, पीरियड मिल गया। और ये आपका है साइन ऑफ मॉड एक्स डी एक्स। और अगर ऐसा मिल गया तो आप बाय द प्रॉपर्टी आप इसे जीरो टू पाई लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, यस और नो? यस सर। लिख सकते हो। अब मुझे बताइए जीरो से पाई में मॉड एक्स क्या होता है, साइन एक्स क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं जीरो से पाई की बात करूंगा, यानी पॉजिटिव। यहां से यहां की बात करूंगा, तो साइन यहां भी पॉजिटिव होता है और यहां भी पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये रहा पॉजिटिव। और अगर मैं यहां से भी बात कर लूंगा तो भी ये क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, यानी क्वाड्रेंट से ले लूं या ग्राफ से ले लूं। तो अगर ये दोनों तरह से ही पॉजिटिव है, तो जीरो से पाई क्या लिया, क्या ले लिया, साइन एक्स ले लिया। ठीक।
अब आप सबको मालूम है ये 9 हो गया और ये 2 हो गया, तो आंसर आ गया 18। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये 2 कहाँ से आया, ये अचानक से 2 कहाँ से लिखा। तो ये 2 यहां से लिखा, ये हाफ हाफ होता है, इसका एरिया 1 होता है, इसका एरिया 1 होता है, टोटल मिला के 2 एरिया होता है। तो इसका एरिया कितना आ गया, 2 आ गया इस वाले का, क्योंकि जीरो से लेके पाई यहीं पर है ना। तो इस तरीके से मैंने 2 लिख दिया। क्या सभी बच्चों को ये क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत नहीं? सोमिल? टेस्ट में भी आया था ये तो, क्या बेटा? सेम क्वेश्चन टेस्ट में भी आया था। अच्छा, ठीक है, अच्छा है। किया था, कितने बच्चों ने किया था टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन? यस सर, हो हो गया गया था, था। सबसे हो गया था। हो गया सर। बाकी से हो गया था, भगत सिंह हो गया था क्वेश्चन ये टेस्ट में? भगत सिंह, आर यू देयर? सर मेरा माइक, अच्छा माइक में कुछ प्रॉब्लम है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका आंसर ए हो गया, यानी 18 हो गया। अभी दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसको आप लोग स्टार्ट करो, करके बताओ क्या आंसर आएगा। अजीबोगरीब सा आंसर दे रखे हैं, 18 पाई माइनस पाई 800। करो सभी लोग स्टार्ट। पहले जैसा ही है बस। चलिए अच्छी बात है। चलो सबसे आंसर चाहिए, साहिल से लेके श्रेया तक। श्रेया हो, दिव्या हो, दिव्यांशी हो। 800। 800, अच्छा यस सर। ठीक है। ये बात सही है, इसका आंसर 800 आएगा। दिखता है यहाँ पर, नहीं है? यस सर। आवाज तो आई लेकिन दिखता नहीं है, कोई और है शायद, श्रेया है। सर मैं ही तो हूँ। इसमें मेल आईडी में तो कहीं दिखता दिख नहीं रही, अच्छा हाँ है। चलो अच्छा है, चलो फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दिखता? बेटा कैन यू हेल्प मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? सर हो गया। हो गया तो मेरी हेल्प करो जरा, क्या करें हम इसमें बताओ। सर 1 - cos 2x को sin 2 sin स्क्वायर एक्स। 1 - cos 2x को 2 sin² लिख लूं, अच्छा। तो दिखता बेटा, क्या मैं ये 0 से लेकर 400 पाई है, क्या मैं इसको सीधा sin² x ना लिख दूं? यस और नो? सर यही बनाने वाली थी। हाँ तुम यही बताने वाले थे, क्योंकि हमने ये कहाँ से लिखा। कुछ अगर बच्चों को दिक्कत है तो वो बच्चे देख लीजिए, 1 - 2 sin² x से इन्होंने sin² x इवेल्युएट किया है और वो आ गया cos 2x, 1 - cos 2x/2। लेकिन जब यहाँ पे आपको जब भी बताया होगा कि मॉड जब हटता है यानी लगता है, यानी जब रूट हटता है, तो जब लिमिट दे रखी हो, कोई कंडीशन दे रखी हो, तो उस केस में आप ये लगाते हो, मॉड लगाते हो। लगा दिया भाई मॉड। इसके पीरियड के बारे में पता किया तो वो पाई निकल के आया। अगर इसका पीरियड पाई है तो इसका मतलब इस क्वेश्चन की जो लिमिट है, अपर लिमिट, उसको पाई की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो ये तो हो गया मेरा 400 × पाई, तो इसका मतलब ये हो गया मेरा पीरियड, दैट इज साइन ऑफ मॉड एक्स डी एक्स। और थोड़ी सी मेहनत की तो ये 400 वापस आ गया बाहर, क्योंकि बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टी, ये हो गया आपका साइन ऑफ मॉड एक्स। अब इसके बारे में आपको पता है ये क्या रहेगा, ये जो साइन एक्स है इन बिटवीन कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई तक क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। और अगर ये पॉजिटिव रहता है तो ये 400 है,
तो ये हो गया 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स, और इसका आंसर आपने किया ही था थोड़ी देर पहले, इसके 2 होता है और 2 होता है तो ये 800 आ गया। क्लियर है सबको? यस सर। अरे वाह, चलो आगे चल रहे हैं। तो डी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन ये है सामने, अब यहाँ पर कुछ लिमिट अलग सी दे रखी है, करो इसको स्टार्ट। आंसर लगभग फिर से एक जैसे दे रखे हैं। सर 16 पाई बाय 3 लिखा हुआ है ना? हाँ, ये 16 पाई बाई 3 है। ये 16 पाई बाई 3 है बच्चों। करो स्टार्ट। मैं तब तक कुछ क्वेश्चंस ढूंढ लूं तुम्हारे लिए। आज मेरे पास आरडी शर्मा है यहाँ पर, तो इसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ क्वेश्चन ढूंढते हैं। आप लोग क्वेश्चन करो तब तक। ट्वेंटी वन बाई टू। 21/2। ओके, किसने दिया आंसर इसका? कुणाल। ठीक है, मेरा चलिए देखते हैं हमारे पास एक आध क्वेश्चन कोई हो और, तो देखते हैं। तो इसका आंसर आ गया 21/2। तो देखो इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा था नहीं, पीरियडिक फॉर्म में तोड़ना था, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि 16 पाई बाई 3 था, सीधा सीधा कुछ नहीं था। तो इसको हम सब लोगों ने ये लिखने की कोशिश की होगी, 5 पाई प्लस पाई बाई 3, और ये साइन ऑफ मॉड एक्स डी एक्स ऐसा कुछ रहा होगा, और इसको कर लिया होगा फिर ब्रेक, यहां तक गया होगा, दैट इज साइन ऑफ एक्स डी एक्स, और ये टूट कर यहां से 5 पाई से लेके 16 पाई बाई 3 तक गया होगा। और 16 पाई बाई 3 ना लिख के मैं इसको कुछ और लिखने की कोशिश करता हूं। क्या आप लोग मुझे बताओ, क्या मैं इसको 5 पाई प्लस पाई बाई 3 लिख लूं? आई यस होप सर। लिख सकते हैं। तो यहाँ की बात करूं तो एक बार और लिख लेता हूं इसको, ये 5 बाहर ले लिया, ये पाई हो गया, ये मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स हो गया, प्लस अगर मैं इसकी बात करूं जैसे कि हमने कहीं पर किया था ए ए प्लस टी, उसके केस में क्या कर दिया था हमने हमने कर दिया था 0 से t। तो उसी तरीके से 5 पाई से लेके 5 पाई प्लस पाई बाई 3 है, तो इसको क्या कर दूं मैं, 0 से लेके पाई बाई 3 लिख दूंगा इसको, और ये हो गया कुछ ऐसा। आपको मालूम है कि साइन एक्स 0 से पाई के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव होगा, और आई होप 0 से पाई बाई 3 के बीच में भी क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो अगर ये दोनों ही पॉजिटिव हैं तो ये 5 × 2 हो गया। बट इन दिस सिचुएशन ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है तो मॉड में खुल जाएगा, ये तो मॉड तो इसका ऐसा कुछ हो जाएगा, दिस इज 5 0 to पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स, प्लस ये हो गया होगा आपका पाई बाई 3 साइन ऑफ एक्स डी एक्स। तो अल्टीमेटली व्हाट आई कैन से कि भाई साइन एक्स का कॉज एक्स हो गया होगा, और फिर आपने 0 से लेके पाई बाई 3 की लिमिट रखी होगी, यही किया बेटा सबने, यस सर। यस सर। है ना? और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया होगा उसके बाद, तो पाई बाई 3 माइनस कॉज 0। साइन पाई बाई 3 की बात करूं तो साइन 60 की बात तो √3/2 होता है, ये तो 1/2 माइनस भी होगा। आएगा, क्या बेटा? माइनस भी आएगा ना? कॉज 0। तो साइन को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस हो जाता है ना? तो ये आपका +1 हो जाएगा और ये आपका -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 + 1 -1/2।
तो 11 - 1/2, तो ये हो गया 21/2। तो यही आई थिंक आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बी आंसर आ रहा है। तो इनइक्वालिटी पे पहुंचने से पहले एक दो क्वेश्चन और करते हैं किसी और टाइप के। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं बच्चों, इसको आपको करना है। दैट इज ए एफ ऑफ एक्स प्लस, ऐसे क्वेश्चन आपको यूजली देखने को मिल जाते हैं। 1/x that is equal to 1/x - 5, where x is not equal to 0 and a is not equal to b, then है 1 से लेके 2 fx dx। और ऑप्शन अजीबोगरीब से हैं, एल एन लॉग वॉग में है, बी की फॉर्म में है। ये 1996 का क्वेश्चन है आईआईटी का। सर ये तो पेपर में क्या आया था कल। पेपर, कल के पेपर में आया था। यस सर। चलो, यस सर। हो गया था। यस सर हो यस गया। सर हो गया था। चलिए, तो बाकी बच्चे करो इसको, फिर देखते हैं। एक दो क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं बोर्ड पर, तब तक इसको कीजिए सभी लोग। जिन जिन से नहीं हुआ था, जिनसे हो गया अच्छी बात थी। हो गया बेटा। डन सर। वेरी गुड। डन सर। तो चलते हैं आगे की तरफ।
क्वेश्चंस और होने चाहिए मेरे हिसाब से। सर एक बार वो लास्ट वाला वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन बता दो। अभी दिखा रहा हूँ बेटा, एक मिनट रुको। बताओ बेटा कौन सा कह रहे हो आप? विच वन बेटा, फर्स्ट वन? यस सर, ए एफ एक्स प्लस बी एफ वन बाई एक्स। ओके स्क्रीन पे सेंड नहीं। ओके, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आई थिंक ये वाला पूछ रहे हो आप, पहले वाला। तो अगर आपके सामने ये लिखा हुआ है ए ऑफ एफ एक्स, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करने का एक ही तरीका होता है। कोई बच्चा बताएगा क्या तरीका होता है इसको करने का? सर एक्स और वन अपॉन एक्स को रिप्लेस कर। एग्जैक्टली exactly. सिर्फ और सिर्फ यही तरीका होता है कि आपको क्या करना होता है, रिप्लेस करना होता है एक्स वाई वन अपॉन एक्स। तो जैसे ही आप रिप्लेस करोगे ये हो जाएगा आपका वन अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा बी एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा एक्स माइनस फाइव। अगर मैं इसको सेकंड इक्वेशन कह दूं तो इन दोनों को ठीक से लिखना पड़ेगा। तो ये है आपका ए एफ एक्स और ये है बी एफ वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस फाइव। अब इस वाली टर्म को मैं यहां लिख दे रहा हूं क्योंकि ये मैच कर रही है किससे, एफ एक्स से। और इस वाली टर्म को मैं यहां लिख दे रहा हूं, दैट इज एफ ऑफ वन अपॉन एक्स। और यहां पर जैसा है वैसा लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताओ आगे क्या करूं इसमें, आप लोग इससे आइडिया लगाओ मैंने ऐसा क्यों लिखा होगा, क्या रीजन रहा होगा कि मैंने ऐसा लिखा। जिसने क्वेश्चन पूछा है वही बताएगा मुझे, ठीक है? बताओ बेटा ऐसा क्यों किया होगा। सर डिवाइड कर देंगे दोनों क्वेश्चन। डिवाइड तो नहीं होगी, डिवाइड इसलिए नहीं होगी कि सिर्फ एक एक टर्म दोनों साइड होती तो हो जाता। ये तो प्लस माइनस में टर्म दे रखी है दोनों साइड। क्या एक बात बताओ, यहाँ पे आंसर किसका निकालना है, मुझे क्या चाहिए मुझे? एफ एक्स। इसका मतलब मुझे एफ एक्स निकालना पड़ेगा और नॉन एफ एक्स वाली टर्म खत्म करनी पड़ेगी, राइट? यस सर। तो कोई तरीका हो सकता है कि मैं यहां से एफ एक्स निकाल लूं? बताओ। कोई तो वे होगा, कोई तो मेथड होगा जिसको फिगर आउट करने का। यस सर, कर सकते हैं। हाँ तो बताओ क्या करें बच्चों को। ऊपर वाले क्वेश्चन को ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाले को बी से। ओके, उससे फिर क्या फायदा होगा? उससे जो एफ वन अपॉन एक्स है हम्म। उसका कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा, फिर उसे माइनस कर देंगे तो हम एफ एक्स रह जाएगा पर हमारे पास। कोफिशिएंट्स तो मुझे लग रहा है दोनों के इक्वल हो जाएंगे इससे। सर एफ एक्स के नहीं होंगे ना, ए से मल्टीप्लाई कर हम्म। रहे हैं ऊपर वाले को और नीचे वाले को बी से कर रहे हैं। ठीक है, बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन है। तो बच्चों ने कहा कि सर एफ एक्स मुझे निकालना है और वन वाई एक्स मुझे उड़ाना है यहां से। तो ये तब पॉसिबल है जब जब मैं यहाँ के इनके कोफिशिएंट को क्या कर लूं, बराबर कर लूं। तो एक सिंपल सा तरीका ये है कि इस पूरे को मैं ए से मल्टीप्लाई करूं और इस पूरे को बी से मल्टीप्लाई करूं। और ऐसा करने से क्या दिक्कत आ रही है, इसको बी से मल्टीप्लाई करूं तो बी से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर एफ एक्स प्लस ए बी एफ ऑफ वन वाई एक्स इक्वल टू
ए यहां पर भी आ जाएगा, तो 1/x-5। कुछ तो गड़बड़ कर रहा है ये आज, क्या दिक्कत है। इस वाले को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, तो बी से मल्टीप्लाई करने से ये क्या हो जाएगा, b² f(x) प्लस ab f(1/x) इक्वल टू b(x) अच्छा ऊपर वाला जो है 1/x है, तो ये x-5 है। अब आपको दो इक्वेशन साफ साफ दिख रही है, माइनस माइनस माइनस, तो ये वाली इक्वेशन कट गई। अच्छा एक जो लाइन जबरदस्ती यहाँ पे खींची हुई है उसको मैं मिटाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब ऐसा हो गया तो यहाँ पे क्या बचा, इस जगह पर बचा आपका a² - b², और fx तो आपने ले लिया कॉमन। इधर की साइड क्या बचा, इधर की साइड अगर आप ध्यान से देखोगे तो a/x - a है, क्योंकि यहाँ पे 5 था तो 5a, और इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो -bx प्लस b5 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अब इसको, a² - b² दैट इज ऑफ fx इक्वल टू, उसको अगर मैं ठीक करने की कोशिश भी करूं तो क्या हो सकता है, कोशिश करने से कुछ खास तो हो नहीं सकता मुझे लगता है, x की फॉर्म में पड़ा रहने दो। तो आप ऐसा कर लीजिए a/x और -b/x, मतलब कुछ खास मिल नहीं रहा तो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, 5a और 5b और माइनस का bx। यहां से अगर आप fx निकाल लो तो fx यहां चला जाएगा, यानी a² - b² हो जाएगा, और ये वाली जो टर्म है a/x - bx -5a और +5b, ये fx आ गया। अब मुझे चाहिए क्या एक्चुअली, मुझे चाहिए इसका इंटीग्रेशन। इसका क्या चाहिए, इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक। तो मैंने अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया तो ये तो कांस्टेंट था तो बाहर ही रहने दो, 1 से 2 इंटीग्रेशन अप्लाई हो गया। क्या हो जाएगा, जिसने क्वेश्चन पूछा मैं उससे पूछना चाहता हूँ। यस सर, हो जाएगा। डन, चलो। यस। ये जो इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था, क्या ये आप मुझे बिना किए आंसर दे सकते हो इसका? 800 यस रूट सर। 2। एग्जैक्टली मैं यही सुनना चाह रहा था कि इसका आंसर आप बिना किए 800√2 कहें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने किया था जिसमें अपॉन में 2 था, रूट के बाहर आके √2 बना होगा और वो प्रोडक्ट में आ गया होगा, हिसाब किताब बराबर करने के चक्कर में। क्या इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं? यस सर। 100e-1। 100e-1। तो इस क्वेश्चन को मैं ले जा रहा हूं अगली सीट पर, 0 to 100e-e⁻x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन dx, इसको करते हैं। तो ये क्वेश्चन बाकी सभी बच्चे देख लीजिए, 0 से लेके 100 है, e⁻x माइनस ऐसा कुछ है, ठीक। अब मैं आपको इसके दर्शन कराना चाहता हूं, मतलब बिल्कुल सिंपल दर्शन कराना चाहता हूं। क्या ये वाली पार्टी आपको ऐसे ही लिखी दिखाई दे रही है, यस और नो? यस सर। और अगर ऐसी दिखाई दे रही है तो इस पार्टी का पीरियड कुछ होता है, 1 होता है, राइट। अगर इसका पीरियड 1 होता है तो अब मुझे ये क्वेश्चन 0 × 100 × 1 दिखाई देने लगा, या यस और नो? यस और नो, जल्दी बोलो भाई। तो ये 100 यस। आ गया आगे, ये बटा 0 से लेके 1, और ये e⁻x माइनस एक्स, और आपको मालूम है x बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक, और 0 से लेके 1 तक अगर मैं GIF पूछ लूं तो वो कहां से क्या बिलोंग करेगा, 0 बिलोंग करेगा। तो अगर ये क्वेश्चन ऐसा कन्वर्ट हो जाए तो किसी को कोई एतराज तो नहीं है, और अगर ऐसा हो गया तो e⁻x सेम रहता है, ये आपका 100 रहेगा, तो क्या करोगे, 100e-1, क्या यही आंसर होगा? यस सर। ओके, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं इसके साथ जो था, ये वाला, 0 to ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो क्वेश्चन है 0 to, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था लेकिन थोड़ा सा अलग था, यस। है ना। अब x बताओ अपॉन इसका 2। आंसर क्या आया, इसका आंसर x अपॉन 2। हाफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स।
ओके, तो आपको ये कुछ दिखाई दिया, ये क्या है और ये क्या है? 1 है। तो अगर ये 1 है तो क्या आपको ये ऐसा लिखा दिखाई दे रहा है? यस और नो? ऑफ कोर्स दे रहा होगा। यस सर। तो ये आ गया बाहर, ये हो गया 0 से लेके 1, और ये आपका बचा x माइनस ऐसा कुछ। और आपको मालूम है 0 से 1 के लिए क्या होता है? 0 होता है, राइट? तो फाइनली आंसर क्या बचा? आंसर कुछ बचा 0 से 1 x dx। क्या इससे आगे करना आता है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, अब मैं कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूं, उनको आप मुझे करोगे अभी। आपको याद होगा हमने एक क्वेश्चन किया था, 2 की पावर x अपॉन में 2 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ऐसा कुछ क्वेश्चन यस किया था हमने पहले। हमने किया था 2 की पावर x और 2 की पावर दिस इज दिस, और लिमिट में लिख देता हूं, मेरे पास पड़ा होगा वो क्वेश्चन। एक मिनट चाहिए, फाइल से पता नहीं कहाँ चला गया। अगर मैं इसकी पावर 0 से लेके 10 लगा दूं, और एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, 0 से लेकर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, दैट इज 2 to the power x, 2 to the power ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ये दो क्वेश्चन है, ठीक है? ये दोनों क्वेश्चन लगाओ, स्टार्ट करो। बिल्कुल पुराने वाले पैटर्न पे ही होंगे ये, ठीक है? आंसर। डन, वेरी गुड। चलो, दीप्ता और श्रेया और दिव्यांशी, बेटा सबके आंसर आने चाहिए इन क्वेश्चंस के। वहां पर तो शायद हमने ग्राफ वगैरह बना के किया था ना शायद लास्ट टाइम। ये सब बिना ग्राफ में किया था। हम्म, शायद बिना ग्राफ के ही किया था। बिना ग्राफ के किया था। आई थिंक एक क्वेश्चन हमने कुछ ऐसा भी किया था इस पर मॉडुलस लगा हुआ था, ऐसा ही कुछ। और दो तो ऐसे किए थे जहां तक मुझे टेस्ट में था क्या ऐसा कोई क्वेश्चन? अच्छा। ओके, श्रेया बेटा जल्दी से आंसर बता मुझे इसका। चलो ढूंढो, मैं तब तक एक दो क्वेश्चन और ढूंढता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि ये वाली प्रॉपर्टी भी फाइनल हो जाए। डन सर। वेरी गुड। एक और लिख लेते हैं, लेकिन उतना ठीक लग नहीं रहा मुझे। -32 सबका हो गया? यस सर, ऑलमोस्ट। चलो ठीक है, चलो करते हैं, अभी तो बहुत कुछ है हमारे पास करने को, आगे बढ़ रहे हैं ना। तो सिंपली समझिए, सारा खेल तो पीरियोडिक का है। तो भाई अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखना चाहूं तो बिना सोचे समझे मैं इसको ऐसा तो लिख ही सकता हूं कि 0 से लेके 10 टू दी पावर x माइनस x। ये तो 7th क्लास की मैथमेटिक्स कहती है। और अगर 7th क्लास की मैथमेटिक्स ऐसा कहती है तो ये वाली चीज कहीं ना कहीं आपको ऐसी दिख रही होगी। और ये चीज अगर ऐसी दिख रही है तो इसका पीरियड याद आया, और पीरियड इसका 1 होता है। तो इसका मतलब इसकी पावर को मुझे कुछ इस फॉर्म में लिखना है। मैंने लिख दिया 2 to the power x, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन dx। और अगर ऐसा हो गया तो ये 10 कूद के आगे आ जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा, 2 to the power x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन dx हो गया, राइट? और आपको मालूम है x बिलोंग कर रहा है 0 से लेके 1 तक, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x बिलोंग करेगा 0, क्योंकि इनमें मिनिमम कितना होता है? 0 ही होता है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 होता है 0 से 1 के बीच में। तो इसका मतलब ये 10 हो गया, ये 0 से 1, ये 2 to the power x माइनस 0 dx हो गया। इसको थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 2 to the power x 0 से 1 dx। इस 10 को ऐसे ही रहने दो, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो 2 की पावर x आएगा ऊपर, और log 2 आएगा। और क्या करोगे?
आप 0 से 1 प्लेस करोगे। आपको मालूम है कि tan ऐसे ही रहना है, log 2 ऐसे ही रहना है, इसमें आप 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 0 प्लेस करोगे। और ऐसा करने से क्या हो गया, tan अपॉन log 2, 2 की पावर 1 मतलब 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 ऐसा कुछ हो गया। तो 2 माइनस 1 क्या हो गया, 1 हो गया। तो आपका इतना आंसर आ गया। क्या सब लोगों का यही आंसर आया था? यस सर। ओके, अब इससे ऊपर वाले की बात कर लें। तो पहले ग्लिम्स में ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप खुद समझना कि मैं बहुत सारी चीजें, बहुत सारे स्टेप खा जाऊंगा इस बार। क्या ये क्वेश्चन अब आगे आपसे हो जाएगा? यस और नो? सर जो इंटीग्रेशन के बाहर है उसकी जगह क्या लिखेंगे? कुछ नहीं लिखेंगे, एज ए इंटीजर है एक्चुअली ये ना क्वेश्चन जहां जहां दे रखा है ना, मुझे लग रहा है वो दे रखा है, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन दे रखा है। इट मस्ट बी, यहाँ पे कहना चाहिए इसे इंटीजर कहना चाहिए था उसे, तभी होगा, अदरवाइज इसमें भी लिमिट रखनी पड़ जाएगी। राइट। यस। ये मैंने जहां जहां क्वेश्चन देखा है, ये हर जगह उन्होंने जो है इसमें कुछ दिया ही नहीं है। कुछ साथ में कुछ कोई कंडीशन देता तो ज्यादा अच्छा रहता। तो ये इंटीजर कहना चाहिए था इसे, उसे अलग से। ठीक है, तो सर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर रहता तो बाय डिफॉल्ट इंटीजर ही होगा। हाँ वो इंटीजर ही होगा। इससे टीचर ही होगा। इसीलिए उन्होंने नहीं कहा। अब दिक्कत क्या होती है, बच्चा कंफ्यूज क्यों होता है? बच्चा कंफ्यूज इसलिए होता है कि इसका ये बाहर एज ए कांस्टेंट बैठा हुआ है और अंदर इसी में एक्स में लिमिट रख रहे हो, इसलिए वो कंफ्यूजन उसकी बढ़ जाती है। सर अगर हमारे पास लिमिट्स ऐसी होती है कि 0 से x होता, हम्म तो फिर हमें x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, फिर उसमें हम्म, थोड़ा लंबा जाता। लंबा जाता। चलो कोई नहीं। ये क्लियर है बेटा सबको कि प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टी में तोड़ा जाता है? यस सर। ओके चलो आगे बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं अब। ये सारे क्वेश्चन हो गए थे होपफुली हमारे यहाँ पर जो भी थे। अब ये इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉपर्टी है। अब ये इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, एक एक करके चीजों को समझते हैं। मैं मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर 3 कर्व बनाता हूं, 3 कर्व 3 अलग अलग कलर से। पहला कर्व है मेरा ये, दूसरा कर्व मैंने बना दिया ऐसा, और तीसरा कर्व बना दिया ऐसा। ठीक। अगर कर्व ऐसा है और ये यहां से यहां तक ये है ए, और यहां से यहां तक है ये बी, पहला कर्व एफ एक्स है, दूसरा कर्व जी एक्स है, और तीसरा कर्व एच एक्स है। मुझे ये बताओ इसमें बड़ा कर्व कौन सा है? टेल मी विच वन इज। x तो आप कह सकते हो कि एच एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स इज ग्रेटर देन एफ एक्स। क्या ये बात मैंने सही लिखी है? यस ट्रू सर। और फॉल्स? ट्रू। ठीक है। अब इसकी बात छोड़िए, अब मैं आपको सिर्फ एक ही कर्व दिखाता हूं। मैंने दिखा दिया आपको एच एक्स, ये एच एक्स है और ये ए से बी की आपकी लिमिट है। मैं आपसे कहूं एरिया निकालिए, तो इसका एरिया मान लीजिए A1 आ गया। ठीक। फिर आपने को मैंने दूसरा कर्व दिखाया कुछ ऐसे, और इसका एरिया ए से बी निकाला, ये आ गया आपका बी, B1। फिर आपको मैंने एक तीसरा कर्व दिखाया जो एफ एक्स था, ये आपका जी एक्स था, और इसका एरिया आपने निकाला, इसका भी निकाला था जैसे, तो इसका आ गया मान लीजिए C1। तो आपके पास 3 एरिया हैं। एच एक्स का जो एरिया है वो A1 है, और जो दूसरे वाले का है वो B1 है, और तीसरे वाले का जो है C1 है। अब मुझे ये बताइए कि किसका एरिया सबसे ज्यादा बड़ा है, किसका एरिया सबसे ज्यादा छोटा है? h x सबसे बड़ा एच b1, एक्स का सबसे बड़ा है। फिर फिर then b1 then c1। अच्छा, ऐसा आपने ऐसे बताया है कि एरिया बेसिकली क्या होता है? एरिया बेसिकली इट इज द सैंडविच एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस, राइट? यही मतलब होता है उसका। यस। तो ये एच एक्स और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया सैंडविच हुआ वो आपका A1 आ गया। ये जी एक्स और इसके बीच में जो सैंडविच हुआ वो आ गया, और तीसरा इन दोनों के बीच में सैंडविच हुआ वो आ गया। तो इसका मतलब सबसे बड़ा एरिया इसका है।
लेकिन एरिया अगर इसका सबसे बड़ा है, उसके बाद इसका सबसे बड़ा है, अब इस एरिया को मैं अगर इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखूं तो कैन आई राइट लाइक दिस? मुझे एग्री करना, अगर एग्री करने लायक लगे, एग्री करना अगर एग्री करने लायक लगे तो, अदरवाइज मत करना। क्या ये जो ऊपर लिखा हुआ था, ये जो लिखा हुआ था, क्या ये यही लिखा हुआ है बस पढ़े लिखे लोगों की भाषा में? यस सर। यस तो आप, ओके ठीक है, तो आपने ये देखा कि कोई फंक्शन अगर बड़ा है किसी दूसरे फंक्शन से तो उसका एरिया भी बड़ा आएगा, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल भी बड़ा होगा, राइट, इन बिटवीन ए टू बी। यस अब इसी बात को मैं आपको ग्राफिकली दिखा दे रहा हूं। तो ये रहा वो ग्राफ जो मैंने बनाया है आपके लिए, और उसके बाद ये जो मुझे बताना था, तो जैसा है ये वैसा हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात बताने जा रहा हूं। इफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज एम एंड मिनिमम वैल्यू इज एम, कोई फंक्शन है, कोई कर्व, ऐसे कोई कर्व है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे कर्व। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से कोई आपकी एर्गन प्लेन है और कर्व मान लीजिए कुछ ऐसे है, ऐसे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है ये पार्टी ए होगी और ये पार्टी बी होगी, राइट। मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है तो वो ये होगा, ऐसे कुछ, और मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है तो कुछ ऐसे होगा, ठीक है। ये बात तो क्लियर है सबको? यस अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात की है तो ये उसने कैपिटल एम बोला है, और मिनिमम वैल्यू की बात की है तो इसने स्मॉल एम बोला है, ठीक। अब आप गौर से देखिए, एक तो आपका मतलब बिल्कुल साफ साफ नजर आएगा, क्या नजर आएगा? एक तो आपका ये वाला एरिया है, ये एक रेक्टेंगल तो ये है, और एक रेक्टेंगल आपका ये है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। एम आई राइट? राइट, यस ओके। अब मुझे बताइए बी यस और ए के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? बी माइनस ए होगी। अब मैं आपसे पूछूं यस कि छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना है, तो आप मुझे बता पाओगे क्या? बी माइनस ए स्मॉल एम। यानी कि छोटू रेक्टेंगल जो है वो एरिया रखता है स्मॉल एम इंटू बी माइनस ए, और अगर जो बड़का वाला बड़का जो रेक्टेंगल है उसका एरिया अगर मैं बात करूं तो कैपिटल एम ऑफ बी माइनस ए। एम आई राइट? यस सर। अब मुझे कोई बच्चा ये बताइए कि जो एक कर्व है इसका एरिया किससे बड़ा होगा और किससे छोटा होगा? सर जो बिग एम है उससे छोटा होगा, मतलब जो बड़ा एरिया से छोटा होगा, स्मॉल से बड़ा होगा। मतलब वुड यू लाइक टू से कि m ऑफ b माइनस ए से बड़ा होगा और m ऑफ b माइनस ए से छोटा होगा, कुछ ऐसे, यस सर। a टू b ऑफ एफ एक्स डी एक्स। क्या ये बात सबको क्लियर है बच्चों? यस सर। यस श्रेया, श्रेया आर यू देयर? यस सर। ओके, दिव्यांशी, दिव्यांशी, कहाँ गई लड़की? यहां तो दिख रही है। यहां दिखने का मतलब है भगवान को प्यारी नहीं हुई है अभी। चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। अब इसी बात को समझते हैं ग्राफिकली। तो भाई ये एरिया देख लीजिए, कर्व दिख रहा है, फोटो दिख रही है, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, राइट। और अगर ये सब कुछ साफ साफ दिख रहा है तो आपको ये सारी चीजें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है वो यहाँ पर शॉर्ट में लिखी हुई है कि स्मॉल एम बी माइनस ए इज लेस देन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन ग्रेटर देन
m टाइम्स ऑफ b माइनस a, यानी कि लेस देन बोल लो, इसको लेस देन, इसको ग्रेटर बोल लो। तो ये ऐसी कोई कंडीशन बन गई। अब ये कंडीशन कहीं ना कहीं तो यूज होगी, कहाँ यूज होगी इसको देखते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं जहां पर लेस और ग्रेटर बताना हो, कौन सा इंटीग्रेशन लेस है कौन सा ग्रेटर है? हाँ भाई कुणाल, अब बताओ। कुणाल। Yes, sir. और ऐसे क्वेश्चंस आपको दो तीन एग्जाम में मिल ही जाएंगे, आप पेपर उठा के देखना, दो तीन मिल ही जाते हैं। एक क्वेश्चन जेई में मिल जाता है, दो क्वेश्चन आपको एडवांस में मिल जाते हैं इसके रिलेट करने वाले। तो बताओ अब कैसे करें, किसी को अगर आइडिया है। वो पूछ रहा है I1 और I2 में क्या रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी बतानी है इनकी, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो बताना है। तो इसमें एक काम कर सकते हैं कि हम इंटीग्रल के अंदर है, इंटीग्रैंड है जो इंटीग्रैंड, हम्म। उसे कंपेयर कर लेंगे अच्छा, जीरो करो से वन स्टार्ट, तक। करो स्टार्ट, देखते हैं कितना क्या समझ पाए अब तक। एक बहुत छोटी सी चीज इसमें यूज होगी, वो क्वेश्चन को गलत कराएगी। ठीक है, करो स्टार्ट, लेट्स सी क्या होता है। I2 की ज्यादा आएगी। क्या बेटा? I2 की ज्यादा आएगी। I2 से कुणाल कुछ कह रहे हो आप? सोमिल? तो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ओके, क्या यूज किया और कैसे यूज किया? मैं तो ग्राफ बना लिया दोनों के, ग्राफ बना लिया, अच्छा, वेरी गुड। जीरो से वन तक का। ऑप्शन सी सही बोल रहे हो, सही है। कुणाल चेक करिए बेटा, ऑप्शन सी सही है क्या? नहीं सर। सही बताओ फिर। तो वैसे इसमें जो आई टू की लिमिट जीरो से वन दे रखी है, हम्म। तो जो लॉग होता है, लॉग वन तो जीरो होता है, लेकिन लॉग जीरो जो होता है उसकी लिमिटिंग वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो जाती है, हाँ। तो वो कंसिडर करेंगे। नहीं, तो फिर तो डिफाइंड ही नहीं होगा लॉग जीरो। बिल्कुल नहीं होगा, तो क्या करें फिर, कोई तो तरीका लगाना पड़ेगा। चलो मैं थोड़ा सा हिंट दूं। अच्छा एक बात बताओ, जो यहाँ पे गलती करता है, देखिए। बताऊं? हाँ बताओ। सर I2 से आ रही बड़ी। थोड़ा सा आई आइडिया है टू मेरे पर को। आ रही है, I2 तो बड़ा ये वाला आ रहा है, इसका मतलब सी आ रहा है, सी तो उसने बोला था। यस। चलो देखते हैं क्या है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि x आपका बिलोंग कर रहा है 0 से 1 के लिए, तो अब मुझे एक छोटी सी बात का जवाब देना कि एक्स स्क्वायर और x में कौन सा बड़ा होगा? X² जीरो छोटा से होगा। हाँ, ये जो बोला है ना अभी, बड़ा नहीं होगा छोटा होगा, बिल्कुल सही बोला बाद में इसने, कि 0 से 1 एक इतना डेंजरस स्पेस होता है जहां पर जितनी ज्यादा डिग्री बढ़ती जाए वैल्यू उतनी छोटी होती चली जाती है। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? ओके। अब मुझे एक बहुत छोटी सी बात का आंसर देना, बिल्कुल छोटी सी बात पूछूंगा, कि अगर मैं कहीं लिखूं कि x बराबर है x के, किसी को कोई ऐतराज? नो सर। नहीं, अच्छा। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैंने इसको एक्स स्क्वायर कर दिया और इसको भी एक्स स्क्वायर कर दिया, इसको ऐसे नहीं करते हैं,
कुछ और लॉजिक लगाते हैं। आंसर क्या रहा है इसका? आंसर पता नहीं, देखेंगे अब क्या आएगा, करके तो ही सी देखेंगे। होना चाहिए, ग्राफ से करें तो इजीली हो जाएगा। अच्छा, अच्छा, ग्राफ से कर लो। ग्राफ से करें। ग्राफ से करें। ग्राफ से सर सारे। जो हाँ। वाला फंक्शन है पहला वाला, हम्म 1/√1 + x², अगर वो बस 1/√1 + x² होता तो सेमी सर्कल बनता। हम्म। अब उसका रेसिप्रोकल ले लिया है तो मतलब उसका जो कॉन्केविटी होगी वो तो वैसी होगी, बट अब 0 पे 1 आएगा और 1 पे 1/√2 आएगा। ठीक है। जब जबकि दूसरा फंक्शन जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, हम्म। उसकी वैल्यू 1 पे 1 आएगी, 0 पे इन्फिनिटी आएगी, तो 0 से 1 में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो एरिया आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है। अच्छा, ओके। एज ए टीचर मेरे साथ क्या लिमिटेशंस होती हैं, मेरे पास ये लिमिटेशंस होती हैं कि मुझे उस मेथड से ले जाना होता है बच्चे को जिसे सारे बच्चे कर पाए, क्योंकि ग्राफ जो है सारे बच्चों को नहीं आते हैं, आई थिंक थोड़ा वीक होते हैं। तो मुझे एक ऐसे इजी वे से ढूंढ के ले जाना होता है जिससे सारे बच्चे उसको फाइनली कर पाए। बाकी आपका सही है, अब मैं इसको ढूंढ रहा हूँ कि मैं किसी तरीके से इसको इजीली निकाल के ले जाऊं। तो एक काम करो। एक मेथड और है, हाँ बताओ। वो है उसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो लॉग आएगा, लॉग एक्स आ जाएगा। अच्छा। तो फिर जब उसमें लिमिट्स पुट करेंगे 0 से 1, तो मतलब हम देख सकते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी आ जाएगी। अच्छा। तो फिर इन्फिनिटी, और जो i1 है वो तो देखने से पता चल रहा है कि वो इन्फिनिटी से तो कम ही होगा। तो ओके। ऐसे ही बोल सकते हैं कि i2 बड़ा है। अच्छा चलो, अब मैं थोड़ा इसको ट्राई करता हूँ। ये एक्स स्क्वायर है, तो क्या एक्स स्क्वायर के बराबर बड़ा होगा? होगा बराबर? यस और नो? यस। अगर मैं इसमें +1 कर दूं किसी तरीके से, तो क्या आप ये कह पाओगे कि इधर का बड़ा होगा या इधर का बड़ा होगा? बताओ मुझे, किधर का बड़ा होगा? x² + 1। ये बड़ा होगा। ओके। अब अगर मैं इस स्क्वायर को उठा के इसके ऊपर पहना दूं ऐसे, तो अब बताओ क्या हो गया? क्या मैं इसको ऐसा लिख लूं? यस और नो? यस और नो? यस सर। अच्छा, अब अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं, रेसिप्रोकल करने से ये ऐसा हो जाएगा, साइन पर क्या फर्क पड़ेगा? लेस आएगा ग्रेटर आएगा? साइन रिवर्स, रिवर्स रहेगा, रिवर्स क्यों हो जाएगा ये भी बताओ। बड़ा हो जाएगा। रिवर्स क्यों हो जाएगा? रेसिप्रोकल होने पर रिवर्स होता है प्रॉपर्टी, क्या? जैसे यस सर। पॉजिटिव नंबर तो तो आप कह रहे हो ऐसा हो जाएगा। ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर ऐसा लिखा हुआ है और मैं अगले स्टेप में इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई, अच्छा रूट है ये, ठीक है, मैं इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूं, ऐसा कुछ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया 0 से 1 के लिए, << 0 से 1 के लिए, dx dx, अब कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? साइन वही है। I1 इज लेस देन I2। क्या हो गया क्वेश्चन? यस और नो? टेल मी। सबको क्लियर, सबको यस क्लियर सर। हो गया? ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको अगले क्वेश्चन पे ले जाता हूं और वहां देखते हैं क्या कर पाते हो आप लोग। तो सी इसका सही आंसर है। ठीक, ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करें, देखो पहली चीज जो मैं आपको बोल देना चाहता हूं, वो ये बोल देना चाहता हूं कि 0 से 1 का मामला चल रहा है और 0 से 1 का मामला डेंजरस होता है। बस इतनी सी बात याद रखो और खुद से करने की कोशिश करो। करो, क्या कर सकते हो, सारा कुछ लॉजिकल है। अगर आपने लॉजिकल लगा दिया तो क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। 0 से 1, 0 से 1। करो कुणाल बाबू, बनाओ ग्राफ अब।
कुछ आया समझ बेटा अब तक? क्या करें, क्या अप्रोच लगाएं? बताओ, Yes, sir. बताओ थोड़ा सा। एक्स क्यूब बड़ा होगा एक्स की पावर 4 से, वेरी गुड, और एक्स की पावर 8 बड़ा होगा एक्स की पावर 9 से। शाबाश, हो गया काम। अगर इतने आपने अप्रोच लगा ली तो बस काम हो गया। लो लिखता हूं मैं। आपने कहा कि x की पावर 8 इज ग्रेटर देन x की पावर 9 जस्ट बिकॉज, क्योंकि यहां पर 0 से 1 का फंक्शन चल रहा है, 0 से 1 में लिमिट फंसी हुई है और उसमें छोटी पावर वाला बड़ा होता है। तो सिमिलरली यहां पर x की पावर 3 इज ग्रेटर देन x की पावर 4। +1 चाहिए तो मैंने +1 कर लिया तो x की पावर 8, +1 कर दिया तो x की पावर 9, +1 कर दिया तो x की पावर 3 और +1 कर दिया तो x की पावर 4। आप सबको पता है कि इस वाले पार्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि ये बिग 1 है और ये स्मॉल 1 है, ये आपका बिग 2 है, ये स्मॉल 2 है। मुझे बिग 1 के नीचे, बिग 1 ये क्या है, बिग 1, बिग 1 के नीचे क्या लाना है, 1 4 लाना है, यानी कि ये वाला लाना है। कौन सा वाला, स्मॉल 2, यानी बिग 1 अपॉन S2 है यहां पर, और यहां पर बिग 2 अपॉन S1 है, स्मॉल 1। राइट, यही कहानी है। ऐसा लाना है, कैसे ला पाएंगे हम, बताओ क्या तरीका है? तो यहां देखो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं या नहीं, सोच समझ के बताना मुझे। रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाएगी, फिर दोनों इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। जो इनइक्वालिटी है ये पक्का फ्लिप करेगी या नहीं करेगी? भाई देखो, ये बड़ा था, बड़े के नीचे हमने कौन सा वाला लाके रखा, S2 लाके रखा, यानी कि बड़े के नीचे हमने छोटा वाला लाके रखा, तो इसका मतलब ये स्टिल बड़ा बना रहेगा। ये छोटा था, छोटे के नीचे हमने कौन सा बड़ा वाला रखा, तो ये और घट जाएगा। फ्लिप करने का क्या मतलब कोई तरीका बता सकते हो, इजी तरीका, सिंपल तरीका जो मुझे समझ आ जाए या किसी को भी समझ आ जाए? हमेशा 1 प्लस एक्स क्यूब बड़ा है 1 प्लस एक्स की पावर 4 से, हाँ जब हाँ, रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाती है। ठीक है। तो इसकी ये मैं फ्लिप करा दी। अब आप इस पे इंटीग्रेशन हमेशा अप्लाई। यहाँ नहीं, 1 प्लस एक्स क्यूब छोटा होगा 1 प्लस वो से। अगर दोनों साइड की इनइक्वालिटी देखें तो दोनों साइड की इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करना चाहिए ऐसे। एक मिनट, चलो बस हमारी इनइक्वालिटी में मामला फंसा हुआ है, बाकी तो हो ही गया है। अगर मैं इसमें ये अप्लाई कर दूं 0 से 1 के लिए, 0 से 1 के लिए, तो अभी क्या पता लग रहा है मुझे? I1 बड़ा है। I1 बड़ा है किससे, I2 से? कहीं पर है ऑप्शन, चेक करते हैं क्या यस ठीक सर, ऑप्शन है। ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अच्छा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से कोई फर्क पड़ता है क्या इनइक्वालिटी पे? बताओ। सर कैसे तो यस सर। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उस सिचुएशन में क्या जो इनइक्वालिटी होती है वो चेंज यस सर होती है फर्क या नहीं पड़ेगा। होती? फर्क पड़ता है। जैसे इंक्रीजिंग में सर पड़ेगा। सेम रहती है और डिक्रीजिंग में डिक्रीजिंग में फ्लिप हो जाती है। फ्लिप हो जाती है, ठीक है, अभी करना पड़ेगा। चलो ये क्वेश्चन देखो, अब कह रहा है कि 0 से 1 2 टू द पावर x², 0 से 1 2 टू द पावर x³ 0 से 1, 1 से 2 2 टू द पावर x² और 1 से 2 2 टू द पावर x⁴ इनमें रिलेट करना है। तो इसका मतलब खेल दो जगह पर है, एक तो है आपका 0 से लेके 1 के लिए और एक है 1 से लेके 2 के लिए। तो इन दोनों को रिलेट करना है, तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये x² है और ये x³ है। अगर x² और x³ की बात करूं तो x² बड़ा होगा किससे, x³ से। इज इट करेक्ट? यस x² और x³ क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है? यस दोनों इंक्रीजिंग 0 है से 1 0 से 1 में। यस
अच्छा, तो अगर फिर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मैंने ये लगा दिया है, तो कोई दुख दर्द है किसी को? बताओ। हाँ सर। अगर इस पे दुख दर्द नहीं है तो फिर ये लगाने पे कोई दुख दर्द है किसी को? ऑब्वियस नहीं होगा। क्या पता लग गया यहां पर कि I1 इज ग्रेटर देन I2 है, पहली बात। अब चलते हैं इधर की तरफ। 1 से 2 में ऐसा कोई लफड़ा तो नहीं होता कि भाई पावर बड़ी होगी तो छोटा होता चला जाएगा। 1 से 2 में तो ऐसा लफड़ा नहीं होता है। x² और x4 है, तो आपको भी मालूम है कि x की पावर 4 ग्रेटर होगा x के स्क्वायर से, राइट? और फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो भी शायद मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत है। और ऐसे दिक्कत नहीं है तो फिर ऐसे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट? यहां से क्या आ गया? यहां से आ गया आपका I4 इज ग्रेटर देन ये कितना है, I3। ये ऐसा कुछ आ गया। उसने कहा था कि I1 और I2 में रिलेशन बताओ और I3 और I4 में बताओ। ये कपल अलग है, ये कपल अलग है, तो क्या रिलेशन बना? ये कह रहा है I1 इज ग्रेटर देन I2 और I4 इज ग्रेटर देन I3। क्या कहीं पर है किसी ऑप्शन में ऐसा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। तो चेक करते हैं कि ऑप्शन सी सही है। तो यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। दिक्कत है किसी को या क्लियर है सबको? कोई मैथमेटिक्स नहीं, सिंपल और बेसिक मैथमेटिक्स के बेसिस पर हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं, राइट? क्लियर है। क्या बेटा, क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस कोई सर। बोल रहा था कुछ? ओके, चलो। तो अब ये क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम है 0 से π/4, 0 से π/4। तो 0 से π/4 एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है प्रॉब्लम? इसलिए नहीं है। 0 से 1 में ही है। हाँ, ये क्या होता है, 0.808 समथिंग कुछ होता है ना, जो भी होता है 1 से कम होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी x बिलोंग्स टू क्या, 0 से 0.8804801 समथिंग कुछ होता है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ऐसा। तो यहाँ भी ऐसे ही है। तो इसका मतलब खेल खेलना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, x e⁻x और e⁻x स्क्वायर है। इसका मतलब x बड़ा होगा किससे, x स्क्वायर से। और अगर ऐसा हो गया तो ये e⁻x लटक गया ग्रेटर देन, और e⁻x स्क्वायर लटक गया। और अगर ये लटक गया तो फिर ये भी लटक जाएगा। और ये लटक गया तो 0 से π/4 और 0 से π/4। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से पता चल गया कि I2 इज ग्रेटर देन I1, पहला केस। दूसरा केस ये वाला। अब इस केस में जाऊंगा तो एक x² और एक दूसरा भी x² है, लेकिन एक में cos x है और एक में sin x है। अब इसका क्या करें यार, ये तो बड़ा बवाल है, बताओ। तो इनका e⁻x² है तो कॉमन है दोनों में। तो हमें 0 से π/4 में लिखना है sin x बड़ा है cos x बड़ा है। उसमें ओके, तो cos x आप बड़ा ये होता कह रहे हो कि सर यहां से और यहां से फोटो बनाओ। ये आपका साइन एक्स का ग्राफ है, ये आपका कॉस एक्स का ग्राफ है। यहां पर कौन बड़ा है कौन छोटा है चेक करना है। तो बड़ा या छोटा चेक करूं या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करूं? बताओ। क्या आप यहां पे ये कह सकते हो मुझे कि कॉस एक्स डिक्रीजिंग है साइन एक्स के कंपैरिजन में? क्या ये मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है? है। सर हम बड़े छोटे की बात करें तो बड़े छोटे की बात करें तो बड़े छोटे के हिसाब से cos x बड़ा है यहाँ पर। तो cos x बड़ा दिख रहा है ना 0 से π/4 में। आवाज कट रही है बेटा आपकी, साफ नहीं आ रही है। कुछ बोलते हो कट जाता है। बोलो क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, तो यस कह रहा था बस। अच्छा चलो, एक तो ये देखते हैं कि भाई कौन सा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो फ्लिप करने में काम आता है। बड़ा छोटा अगर मैं देखूं तो ये बड़ा है, बड़ी सीधी सीधी सी बात है, और ये वाला छोटा है। तो अगर मैं इसको ऐसे देख रहा हूं तो इसको ऐसे मान लेते हैं।
तो cos x क्या हो गया, बड़ा हो गया, और sin x घट गया इसमें, क्योंकि ये आपने यहां पर भी सीखा है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, 0 से π/4 रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x dx सीखा है कि नहीं सीखा? यस और नो? अरे बोलो। यस। और यहाँ पे किसको लिखते थे आप? cos x को आगे लिखते थे क्योंकि वो बड़ा होता था, राइट? तो भैया ऐसी सिचुएशन हो गई। अब अगर ऐसी सिचुएशन हो गई तो आपको क्या चाहिए? e की पावर एक्स स्क्वायर दोनों से मल्टीप्लाई में चाहिए। तो e की पावर x और e की पावर एक्स स्क्वायर यानी कि मल्टीप्लाई हो गया। अब आप लगा लो क्या है, 0 से लेके π/4 और 0 से लेके π/4। कुछ पता लगा क्या हमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा? तो ये हमारा है cos x वाला, दैट इज I3 इज ग्रेटर देन I4। क्लियर है? मैच कर रहा है कोई ऑप्शन? कोई कर रहा है क्या? देख के बताओ। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मैच कर रहा है। ऑप्शन बी में तो ठीक रहेगा। क्या बेटा? तो ऑप्शन बी जो है उसमें ये बेटा आप ना अपना माइक डिस्कनेक्ट करके वापस से कनेक्ट करना। अरे वो तो बीच में कॉमा होना चाहिए। कॉमा आना चाहिए। ओके, लेट मी चेक इट अगेन। तो चारों इनइक्वालिटी को रिलेट कर देना चाहिए। हाँ, सारे इनइक्वालिटी को रिलेट कर रहे हैं हम। ठीक है, एक बार ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन सही कौन सा है। तो ऑप्शन बी सही है। तो ये कह रहा है कॉमा आना चाहिए। ऑप्शन गलत हो सकता है क्वेश्चन इसमें। में भी चार कॉमा के साथ ही चल वो बीच में एंड। सबसे तो ठीक ही लग रहा है ऑप्शन बी, विदाउट कॉमा भी ठीक है। विदाउट कॉमा ठीक है, एक बार चेक कर लो, रिलेट करो। I1 क्योंकि इज, साइन और कॉस हमेशा सब 1 से छोटे ही होंगे, हाँ तो हम ऐसे कह सकते हैं जो I1 और I2 बड़े होंगे इन दोनों से, फिर तो इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है। ये कंडीशन है। अच्छा, एक रिलेशन और निकाल लें क्या? आपस में कोई रिलेशन निकल सकता है क्या इनके? कैसे निकाल सकते हैं? आपस में रिलेशन ढूंढ लेते हैं एक। 0 से 4 के लिए क्या आप मुझे cos x के बारे में कुछ बता सकते हो? ग्रेटर होगा या छोटा होगा, लेस होगा, क्या होगा? लेस देन 1। लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो ये लेस देन 1 हो गया। अगर ये लेस देन 1 हो गया, क्या इसको मल्टीप्लाई करके कुछ डिवाइड करके किसी भी तरीके से क्या हम इसमें से एक और इसमें से एक कुछ रिलेट कर सकते हैं? तो एक झटके में रिलेट हो जाएगा। यस सर, देखो, हो जाएगा। ये देखो, ई एक्स स्क्वायर कॉज एक्स, और ये हो गया ई एक्स स्क्वायर, ये लगा दिया यहाँ पर। और ये 0 से लेके π/4 है, ये 0 से लेके π/4 है। ये आपका, ये है आपका I3 इज लेस देन, और ये आपका है I1। एक ये आ गया। अब देखना कुछ होल्ड हो रहा है क्या? यस ऑप्शन बी ठीक है। ठीक है, चलो। तो इस तरीके से हमने रिलेट कर दिया, 3 रिलेशन बना के आगे बढ़ रहे हैं। हमने अभी कोई ऐसी मैथमेटिक्स नहीं लगाई जो हमसे ना हो, राइट? बिल्कुल सिंपल सिंपल मैथमेटिक्स लगाई है। इस क्वेश्चन को मैं दे दे रहा हूं आपको होमवर्क में, इसको ट्राई कर लेना। कुछ नहीं है, सिंपल सॉल्व करने की कोशिश करना, इंटरवल से रिलेट करके 0 से 1 में फंसा के सैंडविच करके रिलीज करना। क्योंकि यहाँ पर हमें मालूम है किसके बारे में, एक्स के बारे में मालूम है, 0 से 1 में है। और अगर x के बारे में मालूम है तो एक्स स्क्वायर चढ़ाना है, फिर e की पावर लगानी है, फिर जाके फाइनल करके आपको आंसर बताना है। ठीक है, सर फिर इसको उससे कर सकते हैं ना कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लें 0 से 1 में। डिफरेंशिएट यूज करके, डिफरेंशिएशन यस सर। कर सकते हैं। आई थिंक बुक्स में तो डिफरेंशिएशन करके ही कर रखा होता है। जहां तक मुझे याद है, बुक्स में डिफरेंशिएट कर रखा होता है, इसको वहां से निकाल रखा होता है। और यूजुअली लोग जो है रिलेट करके कर देते हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं। लिमिट ऑफ सम आइडिया है आप लोगों को क्या होती है? इससे थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत 12th वाला आइडिया। 12th में क्वेश्चन कैसे होता है लिमिट ऑफ सम का? क्या है। चलो एक क्वेश्चन मैं 12th वाला अभी करा देता हूं, बाकी हम अगली क्लास में देख लेंगे इसको क्या है। मैं एक सीट ऐड कर रहे
मैं आपको एक 12th वाले पे आइडिया दे देता हूँ। तो इंटीग्रेशन की जो बेसिक डेफिनेशन होती है उससे आता है। हाँ, मतलब वही कि जो छोटी छोटी स्ट्रिप्स होती हैं उनको रेक्टेंगल का एरिया को सम कर दूंगा और इंफिनिटी में ले जाओगे तो उसका एरिया आ जाएगा कर्व के अंदर का नीचे का। तो बिल्कुल लिमिट लिमिट कर देता है एन टेन टू इंफिनिटी सम को। ठीक बात है, बिल्कुल। ये क्या है? देखिए, इसकी डेफिनेशन मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। आज आपको मैं 12th का बेसिक बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन होता क्या है और करना क्या होता है इसमें, ठीक है। अगर आप 12th में हैं आज की डेट में, और 12th में अगर ये क्वेश्चन करना हो, आई थिंक अब तो सिलेबस से हट गया है शायद ये। मान लीजिए सीबीएसई में क्वेश्चन पता नहीं। नहीं पता, चलो 1 से लेके 3 मान लीजिए लिमिट है, और आपको क्वेश्चन दे रखा है मान लीजिए एक्स स्क्वायर डी एक्स दे रखा है। तो यूजली अगर मैं इस क्वेश्चन को करूं तो वो आपको आता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करके, एक्स से क्यू अपॉन 3, उसके बाद लिमिट वगैरह रख देंगे। तो यहाँ पर जो मोटी मोटी चीजें होती हैं, एक तो स्टेटमेंट होती है जो आप सीबीएसई में लिखते हो, उसको मारते हैं गोली। आप समझिए, यहाँ पे एक निकालना होता है एनएच, और एनएच होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 3 माइनस 1 सब मिला के हो गया 2। अब यहां से खेल स्टार्ट होता है। तो ये आप अगर फंक्शन को देख करोगे तो फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर। तो लोअर लिमिट से स्टार्ट करते हैं, लोअर लिमिट मतलब सबसे पहले वाली, इस फोटो में देखिए, यहां से स्टार्ट करते हैं और यहां तक जाते हैं, यहां तक, ठीक है। तो हम जा रहे हैं, तो हमने लोअर लिमिट ली 1, तो मैंने 1 यहां पर प्लेस कर दिया, तो क्या आ गया, 1 आ गया। फिर हमने थोड़ा सा इंक्रीज किया, तो ये 1 प्लस एच हो गया, तो ये 1 प्लस एच का स्क्वायर हो गया, और इससे आ गया 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एच। एक और ले लिया हमने 1 प्लस 2 एच का स्क्वायर। जब हमने इसको किया होगा तो ये 4 एच स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 एच आ गया होगा। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर है कैसे आया ये बच्चों? ओके। यस सर। अब इसके बाद लास्ट टर्म में गए हम, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, क्लोज किया। अब जब इसको ओपन करोगे एक्स स्क्वायर में डाल के, तो क्या आ जाएगा, एन माइनस 1 का स्क्वायर एच का स्क्वायर प्लस 2 एन माइनस 1 इंटू एच प्लस 1। ये आपका आ गया तीसरे, मतलब सबसे लास्ट में। अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, दैट इज h टाइम्स, मतलब h टाइम्स उसकी हाइट होती है, बिर्थ होती है, एच एच टाइप साइज के टुकड़े काटे होते हैं आपने, टुकड़े तोड़े होते हैं, तो h इंटू और बाकी सबका जो लेंथ होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे रखते हैं हम f1, देन f1 प्लस एच, और इसी तरीके से लास्ट तक 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच आप प्लेस कर देते हो। और अब आप प्लेस करते हो इनकी वैल्यूज। तो जब आप इनकी वैल्यूज प्लेस करोगे, तो आपका पहला है 1, दूसरा है एच स्क्वायर प्लस 2 एच प्लस 1, तीसरा है आपका 4 एच स्क्वायर प्लस 4 एच प्लस 1, और लास्ट मोस्ट है दैट इज एन माइनस 1 का स्क्वायर एच का स्क्वायर प्लस 4 एन माइनस 1 और इंटू एच, और लास्ट में 1। ये क्लोज हो गया। अब हम यहां से कुछ कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। आप लोग मुझे बताना अगर आप लोगों को समझ आए तो। 1 जो है आपको हर टर्म में दिखाई दे रहा है, तो आपने सारे 1 को एक्युमुलेट कर लिया, ये सारे 1 आ गए। फिर आप अगर ध्यान से देखोगे तो एच स्क्वायर आपको हर जगह दिखाई देगा, यहां भी एच स्क्वायर है, यहां भी एच स्क्वायर है, हर जगह एच स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है। राइट। तो एच स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, इस जगह पर बच जाएगा 1 का स्क्वायर, और इस जगह पर बच जाएगा 2 का स्क्वायर, अगली टर्म में 3 का स्क्वायर, और यहां पर क्या बचा स्क्वायर कॉमन लेने से, एन माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 एच। यहां से भी 2 एच कॉमन ले लो, तो 2 एच कॉमन लिया तो यहां पे बचा 1, यहां से 2 एच गया तो यहां पे बचा 2,
कहीं 3 बचा होगा और सबसे लास्ट में यहां से 2h गया होगा, तो यहां बचा होगा n-1, राइट। क्या ये बात अब तक सबको क्लियर है कि क्या हुआ है ये? यस और नो, टेल मी। क्लियर है बच्चों? ओके, अब मुझे इतना सा और बताइए कि लिमिट h टेंड्स टू 0 टू h, क्या मैं इस सब की जगह n लिख दूं? यस और नो? यस। ये एच स्क्वायर है, इस सब की जगह मैं n-1 और 2n-1 अपॉन 6 लिख दूं। सो यहाँ पे 1 से लेके n-1 तक है ना, तो हाँ, हमें n-1 है। n की जगह n रिप्लेस करना पड़ेगा। आर यू श्योर? देख लो एक बार, देखो एक बार गौर से। देखो एक बार गौर से, ये बात सही है, रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस करके जो आया है क्या वो सही है या गलत? सर थर्ड वाला तो ठीक है, सेकंड वाले के लिए कह रहा था मैं। n-1 2n-1, इस वाले के लिए कह रहे हो आप? यस सर। एक बार थोड़ा सोच लेते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और फिर सोच समझ के बताएंगे, है ना? सर ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। नहीं नहीं, सोच समझ लेंगे हम पहले। h टेंड्स टू नहीं h। सर, ठीक अब है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अब छोटी सी बात, ये जो h बाहर पड़ा हुआ है, क्या इसको मैं अंदर भिड़ा दूं सबके साथ? तो अगर मैंने सबके साथ भिड़ा दिया तो ये तो हो गया NH, ये हो गया h की क्यूब, और n-1 और 2n-1 अपॉन 6, और यहां भी भिड़ाया होगा तो ये हो गया होगा 2h² n और n-1 अपॉन 2। इस 2 को 2 से काट भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक चीज देखो, मेरे पास खर्च करने के लिए, मेरे पास खर्च करने के लिए यहां पर 3 रुपए हैं, तो मैं एक इस भाई को दे दूंगा, एक इस भाई को दूंगा, एक इस भाई को दूंगा, हो गए तीनों खर्च लो। तो अगर मैंने इस भाई को दिया तो ये अपने छोटे भाई को दे देगा, तो दे दिया। मैंने इस भाई को दिया तो ये अपने छोटे भाई को भी देगा, अपॉन 6। इसके पास यहां पे 2 रुपए थे खर्च करने के लिए, तो इसने भी उसी तरीके से खर्च करने को दे दिए। और NH की वैल्यू हम क्वेश्चन में निकाल के बैठे थे, H की वैल्यू टेंड्स कर रही है 0 को। तो अब देखिए फाइनल 2 + 2, 2 - 0, 2 into 2 - 0 upon 6 plus 2, 2 - 0. So the final answer is 2 plus 2 into 2 into 4 upon 6 plus 4। इससे यहां पे थोड़ा काट दिया, ये 6 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा, अपॉन 3 हो जाएगा, 20 और 6 26/3। ये आंसर आया, और यही जब आप सिंपल करते तो आंसर आता। तो ये लिमिट ऑफ सम का वे है। ठीक है, क्लियर है सबको? बच्चों क्लियर है? यस सर। अब खुशी की बात सुनो, यस सर। खुशी की बात सुनो। जब हम अगली क्लास में इसको लिमिट ऑफ सम को करेंगे, तो ये सीबीएसई वाला मेथड है। सीबीएसई में ऐसे करते हैं, जब आप एग्जाम में लिख के आते हो, यहां पर लिमिट ऑफ सम अलग तरीके से होती है, यहाँ लिमिट एक्सटेंड कर रही होती है इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ वाला मेथड सिखाऊंगा अगली क्लास में कि किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन डील किए जाते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उस पर। ठीक है बच्चा पार्टी, यस क्लियर है सर। सब लोगों को ये बात? इस टाइप पर एक दो क्वेश्चन कोई भी अपनी मर्जी का बना लेना और कर डालना। ठीक है, भगत सिंह कुछ बोल सर रहे हो? जो आप ये वाला कह रहे हो, जेई वाला, ये वाला यही तो होता है कि इंटीग्रेशन 0 से 1 टेंड कर रही है एफ dx, ये इक्वल होता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n फिर सिग्मा n-1 r0 f r/n। हाँ हाँ, वही वाला समेशन वाला, बिल्कुल। RYN को हम रिप्लेस करते हैं x से। भगत सिंह,
भगत सिंह, माइक गया फिर से, चलो कोई बात नहीं। तो बच्चा पार्टी, आज की क्लास यहीं पर ओवर कर देते हैं और अगली क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास में होपफुली कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए ये चैप्टर और पूरी तरीके से फिनिश हो जाए। तो आइएगा थोड़ा बहुत पढ़ के उसका, ताकि हो पाए। उसमें हम करेंगे, एक तो लैनविस थ्योरम बची हुई है और एक आपका ये बचा हुआ लिमिट ऑफ सम। ठीक है, चलिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक चीज पूछी थी टेस्ट में से। हाँ पूछो पूछो बेटा। सोमिल आवाज, आंसर सोमिल मैसेज में लिख दो, अगर माइक में दिक्कत है तो लिखो मैसेज में क्या कह रहे हो। हाँ अब बोलो। अरे यार कुछ दिक्कत है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर बताओ, क्वेश्चन नंबर क्या है। मेरे पास आया हुआ होता है क्वेश्चन पेपर। नंबर 71 71 71। ओके लेट मी चेक इट। हाँ बताओ शामिल, क्या कह रहे हो इसमें। होना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट आंसर शुड बी सी, आप ये कह रहे हो। और यहाँ यस पे करेक्ट आंसर ए दे रखा है, राइट। आंसर ए मतलब रिवर्स होता था। हम्म। आपने क्या मेथड लगाया इसमें, कौन सा मेथड यूज किया, मतलब आपसे क्या किया था। सिस्टम। ग्राफ से, Yes. x-1 x-2 x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और आप कह रहे हो इसका सी आंसर होना चाहिए, यानी कि लेस देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सर सी आ रहा है इसका। सी आ रहा है। हम्म। देखो एक चीज और बताऊं, जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू लगा होता है, आप लोगों को याद होगा, मैं सीट पे जा रहा हूँ वापस। आप लोगों को याद होगा कि अगर ऐसे है कोई चीज और अगर ऐसे है, तो आपको याद होगा इससे जो बनता है वो ये बनता है। मान लीजिए स्क्वायर है यहाँ पर, जो भी है, से क्लियर 2 ये। है वहाँ पे। हाँ टू मान लीजिए, टू मान लीजिए, ऐसे बनता है। और अगर इसकी बात करूं तो यहां पर बनता है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू होगा -2 से, अगर टू स्क्वायर मान लेते हैं तो, और x लेस देन इक्वल टू होगा +2 से। क्लियर है ये बात क्लियर है बेटा। सब उल्टा होगा ना। -2 तो 2 से 2 बड़ा से होगा। छोटा, अम, हाँ उल्टा होगा, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, ठीक। तो ये सिंबल कौन सा दे रखा है वहां पर, देखो जरा क्वेश्चन में। आई थिंक ये वाला दे ग्रेटर रखा देन है, और ये वाला दे रखा है, तो उसके हिसाब से सी हो जाएगा, और अगर ये वाला दे रखा है तो उसके हिसाब से ए हो जाएगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में या तो ऐसा सिंबल नहीं है, अगर ऐसा सिंबल है तो सी ऑप्शन है, और अगर ऐसा सिंबल है तो फिर ए ऑप्शन है। ये बात हो सकती है। सी होना चाहिए। हाँ सी होना चाहिए इसके हिसाब से। बाकी मैं एक बार क्रॉस चेक करवा लूंगा उसको। मुझे तो लगता है फर्स्ट ग्लिम्स में जो मैंने देखा है, मुझे लगता है कि सी जाना चाहिए। 0 से 4 में जा रहा है, फिर भी मैं एक बार चेक कर लूंगा। ग्राफ से भी कर लेंगे इजीली, तो सी आएगा। हम्म। और सर एक क्वेश्चन नंबर 74 भी है। 74। 74 द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन tan 30 डिग्री tan 15 डिग्री। ओके, तो पूछ रहा है कि 2 + q - p, इसमें क्या दिक्कत आई बेटा। सर इसमें पी क्या है क्यू क्या है।
ओके, तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान के कर लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, उससे हो गया था। पी एक्स प्लस क्यूब, इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेट, ये देखो, तो क्या एक इक्वेशन माननी है? रूट्स तो चलो मान लो, ये मान लेता हूँ मैं, 10 30 और 10 15, और फिर पी और क्यू का कुछ मान लो। आपने क्या मान के किया था ये क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, एक्स स्क्वायर प्लस पी तो एक्स, इसी फॉर्मेट में होता है ना ज्यादातर इसलिए। अच्छा, प्लस क्यू इक्वल टू 0, ये मान के कर लिया था। द वैल्यू ऑफ, हो सकता है, ठीक है। और एक और था, यानी कि 74 में एरर है, ठीक है। और सोमिल, और कौन सा था? समझ गए थे, यही ये दो दोनों क्वेश्चन, बस। ठीक है। 64 भी इनकम्प्लीट है। 74 तो इनकम्प्लीट दिख रहा है मुझे, और 64 लेट मी चेक। 64, 64 आपको इनकम्प्लीट दिख रहा है? तो मैंने इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकाल के कर लिया था। अच्छा, इसमें ये पूछा होगा कि मैक्सिमम हो गया मिनिमम, ऐसा कुछ पूछा ही नहीं है इसमें, राइट? यस, यस मैंने मैक्सिमम मान लिया था। अच्छा, मैक्सिमम। हाँ, फिर कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है वो मिनिमम मान के कर ले इसको, ठीक है। मैं यस, सिक्सटी बोथ फोर वेज पॉसिबल है। 64 और 74, और एक और कोई बताया था आप लोगों ने जिसमें क्वेश्चन ऑप्शन 71। किया था? 71। मैं इनको देख लेता हूँ क्या है, ठीक है, बता दूंगा आप लोगों को। ओके, डन। यस सर, सर इस बार ओके, ठीक आया था इस बार। क्या बेटा? सर इस बार का जो था पेपर था, थोड़ा हाँ इजियर हाँ, साइड पे था इजियर मैथ्स का। साइड पे तो क्वाड्रेटिक की वजह से इजियर साइड पे रहा होगा वो, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो इजी होती है ना बेटा। ऐसा नहीं, जो इंटीग्रेशन है उसके भी इजी थे। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि इंटीग्रेशन आ गया आपको, मुझे ऐसा लगता है बस कि इंटीग्रेशन आ गया। ये अभी दो देखो, एक तो इसमें तक भी वो होती है। एक्स 1/x वाली फॉर्म आ गई थी, दूसरा फिर ऑड इवन वाला आ गया था। नहीं, क्वेश्चन तो यहाँ पे टिपिकल भी था। क्वेश्चन नंबर 51 देखना, हो गया था आपसे? यस सर, हो गया था। क्वेश्चन नंबर 53, इसको 2 मिनट देखता हूँ। हो गया सर। क्या चीज लगाई इसमें आपने? तो मैं तो इसमें वो लगा लिया था कि जब जीरो हो जाता है, जैसे इसमें तो पहले तो जो RHS है उसे लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, अच्छा, और लिमिट्स को ना अकॉर्डिंगली चेंज करके देख लेंगे, 0 से 2 आ जाएगी। हम्म। तो हम कह सकते हैं कि वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मतलब 0 जब भी होता है जब एक मिनिमम रूट एक तो होना ही चाहिए। ये वाला क्वेश्चन मैंने किसी और मेथड से भी करवाया था क्या कभी? मैंने करवाया, आप लोगों को नहीं करवाया? क्वाड्रेटिक तो मैंने नहीं पढ़ाया है। क्या ये वाला क्वेश्चन हम उससे नहीं जा सकते? जो आपकी थ्योरम होती है, क्या बोलते हैं उसको, रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम, रोलेस थ्योरम जो होती है, मीन वैल्यू थ्योरम। तो सेम ही होते हैं दोनों। हाँ, सेम ही होता है। वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में हो जाता है, वो हाँ, डिफरेंशिएशन में हो जाता है। तो उसी फॉर्म से ले गए थे इसको। सर मतलब मैंने किया तो मैंने इंटीग्रेशन से फॉर्म से कर लिया, मतलब ठीक मैंने है, ठीक, रोल से कोई दिक्कत उसका नहीं। तो ये ठीक था मेरे हिसाब से क्वेश्चन। और क्वेश्चन तो बेटा मुझे ठीक लग रहा है, तो इसका मतलब यही हो सकता है कि आप उस लेवल पे आ गए हो अब इसमें इंटीग्रेशन में कि दिक्कतें नहीं हो रही। जैसे 75 था, ये हो गया होगा। फिर 73 था, अभी क्वाड्रेटिक का सिंपल क्वेश्चन सर है। 75 में दो ग्रेटेस्ट इंटीजर थे ना, और हमने क्लास में क्या था उसमें, एक था, तो मैंने एक मान के कर दिया उसको। नहीं, याद करो, मैंने पिछली क्लास में, एक एक तो मान के पिछली से करवाया पिछली था। क्लास थी, और पिछली क्लास में मैंने 2 मान के किए हैं, याद करो। यस सर, मेरे को हाँ, लगा वो सिंपल ब्रैकेट है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। यस सर, अल्टी फिगर हो गया। अल्टीमेटली गोल तो हमारा ये होना चाहिए कि भाई हमें पता होना चाहिए। फिर ये 70 क्वेश्चन रहा होगा, रमेश महेश वाला जो क्वेश्चन था, ये तो सिंपल होता ही है। अगर आपको सम यस ऑफ सर। रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का ज्ञान है तो हो जाता है। आप लोगों ने अपने आप को उस पर स्ट्रॉन्ग किया है, एम ग्रेटर देन जीएम पर। यस सर। 11th में करे थे क्वेश्चन। किए थे ना, तो तैयार रहो। ठीक है, अगले टेस्ट में मैं कॉम्प्लेक्स नंबर दे दूं, क्या दूं बताओ? कॉम्प्लेक्स में बाद में कर लेते हैं ना। क्या दूं बताओ फिर उसके साथ में?
डेफिनेट इंटीग्रल के साथ में। डेफिनेट इंटीग्रल तो दूंगा ही दूंगा। कुछ और एक चैप्टर बताओ, 11th क्लास का बताओ, लेकिन बताओ। सर सीक्वेंस एंड सीरीज ठीक रहेगा, चलो 12th में भी सीक्वेंस इसका एंड थोड़ा सीरीज पार्ट है। डन। चलो सीक्वेंस एंड सीरीज दे दूंगा, और ये 3 क्वेश्चन को मैं रीचेक करा लेता हूँ क्या समस्या है इनमें। ठीक है फिर, और कुछ बच्चों? एनीथिंग एल्स? नो सर। चलिए, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं Okay. नेक्स्ट क्लास में। अबूजार, थैंक यू। थैंक अबूजार, अबूजार के माइक में कुछ दिक्कत है? अबूजार, फिक्स इट। यस चलो ठीक है अबूजार, गुड नाइट, मेहनत करो, पढ़ो, ठीक है बेटा? कुछ दिक्कत है बेटा उसमें? चलो कोई बात नहीं, गुड नाइट, गुड नाइट अबूजार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ के आना, ठीक है? यस ओके सर। बेटा, बाय बाय।